Hello students, welcome to my channel. The name of my channel is समझो केमिस्ट्री डिटेल में. सो आपको पता ही है, डिटेल में केमिस्ट्री समझना है तो आपको ज्वाइन करना है इस चैनल में, आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को. सो I have again taken some of the questions, some MCQs, and one MCQ I have taken that is numerical based. So let's solve it first of all. So it is said ratio of oxygen and nitrogen in the air is 1:4. Ratio of oxygen and nitrogen in the air is 1:4. Find out the ratio of their solubilities in terms of mole fractions of oxygen and nitrogen dissolved in water at atmospheric pressure and room temperature. आपको Henry's constant value for oxygen and nitrogen has been given. So ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कौन सा प्रोपोर्शन आपको बताया गया है? इट इज 1:4. इस रेशियो में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है एयर में प्रेजेंट है. आपको इनकी सॉल्युबिलिटी की जो है रेशियो निकालना है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन. जो एटमॉस्फेरिक प्रेजेंट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वाटर में डिजॉल्व है, रूम टेम्परेचर में. हेनरीज कांस्टेंट वैल्यू इज गिवन टू यू फॉर बोथ ऑक्सीजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस. तो सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है हमें बिफोर अप्लाइंग हेनरीज लॉ एक्सप्रेशन, हेनरीज लॉ एक्सप्रेशन हम पहले लिख लेते हैं. इट इज पी ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो भी है, सपोज हम इसको ए से रिप्रेजेंट अगर करते हैं सॉल्यूट को, जब हम ऑक्सीजन को लेंगे तो PO2 लिख लेंगे, जब हम नाइट्रोजन को लेंगे तो हम PN2 लिख लेंगे. इट इज KH हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट. ये तो आपका हेनरीज लॉ एक्सप्रेशन है. तो हेनरीज लॉ एक्सप्रेशन में हम तो बाद में जाएंगे. पहले तो हमें एक एक गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर आपको पहले कैलकुलेट करना है. और पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए आपने लास्ट ईयर जो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर आपने पढ़ा था, वहां पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो एक टॉपिक था, उसमें आपने पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस present in a mixture of gases is given by the formula partial pressure. सपोज ऑक्सीजन का, अगर नाइट्रोजन का, किसी का भी आपने निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सपोज व्हाट विल बी इट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 multiplied by total pressure. In the same manner for nitrogen also the same thing we will apply. Partial pressure of nitrogen will be equal to mole fraction of nitrogen into total pressure. Now टोटल प्रेशर यहाँ पे कितना है आपको बता दिया गया है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है 1:4 रेशियो में एयर में प्रेजेंट है, और ये जो है वाटर में डिजॉल्व हुआ है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट रूम टेम्परेचर. नाउ व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इट इज 1 एटमॉस्फेयर, ऑल ऑफ यू नो, एंड 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर. एंड अगर आप इसको टॉर में आप एक्सप्रेस करना चाहते हो तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 टॉर. नाउ टॉर stands for the unit of pressure after the name of the scientist Torricelli, जिन्होंने बैरोमीटर को डिस्कवर किया था. तो उनके नाम से जो ये 760 मिलीमीटर हम लिखते हैं 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, इसको 760 टॉर भी लिखा जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट इट कि 1 एटमॉस्फेयर, ये हम साइड में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर. दैट मीन्स 760 टॉर. तो ये हमारा रिलेशन है. तो PO2 जो कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, आप देख रहे हो यहाँ पे जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशियो है 1:4 रेशियो में अगर प्रेजेंट है, तो लेट अस सपोज ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल 1 है और 4 मोल्स जो है नाइट्रोजन है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ? 5 मोल्स हुआ. तो 5 मोल्स में से ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का हो जाएगा 1/5. सो लेट्स राइट दैट PO2 इज इक्वल टू 1/5 इंटू टोटल प्रेशर, यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर है जिसको हम टॉर में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो हेनरीज कांस्टेंट वैल्यू है वो टॉर में दिया गया है. सो हम इसको लिख लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर की जगह हम लिख लेते हैं 760. दैट मीन्स इट विल कम 0.2 इंटू 760 टॉर.
In the same manner, Pn2 partial pressure of nitrogen will be equal to what? नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन क्या है? 5 मोल अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, उसमें नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स है 4 मोल्स. सो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन क्या हम लिखेंगे? 4/5. सो 4/5 into 760, that means it will be 0.8 into 760 torr. ये कैलकुलेशन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जब हम मोल फ्रैक्शन के रेशियो निकालेंगे तब ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम ऐसे ही इसको रख रहे हैं. सो नाउ लेट अस फाइंड आउट. ये फॉर्मूला में हम पुट करते हैं. पार्शियल प्रेशर हमारा निकल गया, PO2 और PN2 दोनों हमारा निकल गया. सो तो हम लिखते हैं PO2 इज इक्वल टू KHO2 इंटू XO2. तो PO2 तो हमने कैलकुलेट किया, इट इज 0.2 इंटू 760 इज इक्वल टू KHO2 आपको दे दिया गया है 3.3 इंटू 10⁷ इंटू XO2. सो XO2 that is mole fraction of oxygen will be 0.2 into 760 divided by 3.3 into 10⁷. इसके बाद हम चलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकाल लेते हैं. PN2 will be equal to KHN2 multiplied by XN2. अब PN2 हमने निकाल लिया, इट इज 0.8 इंटू 760. So 0.8 into 760 will be equal to KH of N2 कितना है? 6.6 into 10⁷ multiplied by XN2. So XN2 mole fraction of nitrogen will be 0.8 into 760 divided by 6.6 into 10⁷. So let us now find out the ratio of the mole fraction of oxygen and nitrogen. That means XO2 divided by XN2 will be equal to what? 0.2 into 760 divided by 3.3 into 10⁷ divided by 0.8 into 760 divided by 6.6 into 10⁷. So is equal to क्या लिखेंगे हम? 0.2 into 760 divided by 3.3 into 10⁷ multiplied by, ये ऊपर चला जाएगा, 6.6 into 10⁷ divided by 0.8 into 760. तो देखो 760 कैंसल्स, 10⁷ कैंसल्स, 3.3 एंड 6.2 डिवाइड होकर के यहाँ पे 2 रह जाएगा. 0.2 और 0.8 डेसिमल पॉइंट हटा दो, 2 और 8 कैंसल्स हो रहा है. 4, 2 और 4 इट विल बी 2. दैट मीन्स द रेशियो इज कमिंग टू बी 1:2. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो आपका ऑप्शंस मैंने लिखना भूल गया, तो मैं ऑप्शंस को लिख देती हूँ. व्हाट आर द ऑप्शंस? द ऑप्शंस आर दिस. नंबर 1:2, नंबर 2:1, नंबर 3 1:1 and number 4 none of the above. इनमें से एक भी नहीं है. सो आपका रेशियो कितना निकला? 1:2. सो विच वन इज करेक्ट? दिस ऑप्शन इज करेक्ट. नंबर 1 इज करेक्ट. सो
this was the solution of this problem. So now let us take some theoretical questions. one theoretical question MCQ टाइप का हम लेंगे और बाकी जो है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है. So my next question is, which one of the following is not correct for an ideal solution? आपका ऑप्शंस ये हैं, इट मस्ट ओबे राउल्स लॉ, नंबर 2 है डेल्टा H इज इक्वल टू 0, नंबर 3 डेल्टा V इज इक्वल टू 0, नंबर 4 डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू 0. तो इनमें से which option is correct, ये आपको बताना है. So you must be remembering कि राउल्ट लिक्विड सॉल्यूशंस को दो टाइप में क्लासिफाई किया था, एक तो आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन. सो आइडियल सॉल्यूशंस कब बनते हैं, हाउ वी कैन प्रिपेयर आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन दो लिक्विड तब बना सकते हैं when both the liquids they will have similar structure and similar polarity. That means they will be similar in all respects. If this type of two liquids are mixed with one another, then we can prepare an ideal solution. And an ideal solution also always obeys Raoult's law under all condition of temperature and concentration. And when you mix the two components in कोई भी वॉल्यूम में, सपोज कि आपने एक कंपोनेंट का 20 सीसी लिया, दूसरा का भी आपने 20 सीसी लिया, देन यू विल गेट एग्जैक्टली 40 सीसी वॉल्यूम. ना तो आपको 40.1 सीसी मिलेगा ना 39.9 सीसी मिलेगा, यू विल गेट एग्जैक्टली 40 सीसी वॉल्यूम. एंड इन द सेम मैनर देयर विल बी नो एंथैल्पी चेंज. No enthalpy change means there will be neither heat energy will neither evolved nor it will be absorbed. That means delta H also will be equal to 0. So if it is this, then which option is correct? This option is correct. This option जो है is the answer. बोल रहा है कि which of the following is not correct for an ideal solution. So this is not correct for an ideal solution. जहाँ पे बोला गया कि delta H is equal to delta V is not equal to 0. So this option is incorrect. So this is how this question we have solved. Now we are taking another question. These are the वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. यहाँ पे आपको कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपको आंसर बताना है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट्स आपने स्टडी किया है, जो टॉपिक्स आपने स्टडी किया है, उसके बेसिस में आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है. सो नाउ द क्वेश्चन इज दिस, द KH value of H2 in water is 71.18 kilobar, but its
value changes to 3.67 kilobar when the solvent is benzene. Why? So this is a very short answer question, that means 1 mark question. So आपको बोल रहा है कि जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस के लिए जो हेनरीज कांस्टेंट वैल्यू है वो है 71.18 किलो बार when water is the solvent, but when benzene is the solvent, the KH value decreases. You can see the KH value is decreasing to 3.67 kilobar. Now the question is why? आपको पता है ये रिलेशन हेनरीज लॉ से, ये रिलेशन है कि हेनरीज लॉ से रिलेशन ये है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू सॉल्युबिलिटी. आप यहाँ पे हाइड्रोजन आपका सॉल्यूट है, आप यहाँ पे PH2 लिख सकते हो, KH H2 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई XH2. PH2 is the partial pressure of hydrogen, KH2 is the Henry's constant for hydrogen gas, and XH2 stands for the mole fraction of hydrogen. Now what relation you can observe here with mole fraction and जो है partial pressure. पार्शियल प्रेशर KH का एक्सप्रेशन आप यहां से लिख सकते हो, KH इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई X. अब यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लेंगे XH2 एंड दिस इज PH2. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि KH जो कि हेनरीज कांस्टेंट है और जो मोल फ्रैक्शन के थ्रू ही यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस किया जाता है. रिमेंबर दैट कि इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड. यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन से ही एक्सप्रेस किया जा रहा है. सो यू कैन सी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर. सो वी कैन से हायर द KH वैल्यू lower is the solubility and lower the KH value higher is the solubility. So when water is the solvent, then the KH value is very high, 71.18 kilobar. That means solubility of hydrogen is very less in water. And in case when benzene is the solvent, the KH value is decreased to 3.67 kilobar. That means if KH value is decreasing, that means solubility of hydrogen gas will be much more in benzene, and that's why the KH value has been decreased. So this will be the answer. You will have to say only कि solubility of hydrogen in water is very less as compared to the solubility of hydrogen in benzene. So because we know higher the KH value, lesser is the solubility, and lower the KH value, higher is the solubility. So hydrogen की solubility water में कम है और benzene में ज़्यादा है, and that's why the KH value is changing in this manner. So this was this question. Now let us take another question. Fourth question. Will the depression in freezing point be same or different? If 0.1 mole of sugar or 0.1 mole of glucose is dissolved in
1 liter of water. It is said कि the depression in the freezing point, will it be same or different when 0.1 mole of sugar या तो 0.1 mole of glucose 1 liter water में आप dissolve करते हो? The answer will be yes, the depression in the freezing point value will be same. The reason being both glucose and sugar, they are non-electrolytes and they do not undergo any dissociation or association in the aqueous solution, and that's why जो कि आपका depression in the freezing point है, which is a colligative property, so it will depend only on the number of the solute particles and not on its nature. So ये glucose है कि sugar है उसके ऊपर नहीं depend करेगा, उनका जो number of particles वो produce कर रहा है aqueous solution में उसके ऊपर सिर्फ depend करेगा. So as both of them, they do not undergo any dissociation or association and they produce same number of particles in the aqueous solution, so the depression in the freezing point है, which is a colligative property, that will remain the same. That will remain same because both the solutes are non-electrolytes, they do not undergo dissociation or association, and as their amounts are same, so they produce the same number of particles in the solution, and that's why the depression in the freezing point will remain the same. That's the answer of the question. So let us take quickly another question, that is between two molar glucose solution and 1 molar glucose solution. Which one has a lower freezing point? So here on what will be the key idea, यहाँ पे की आइडिया यही है कि ग्लूकोज तो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएशन या एसोसिएशन इसका नहीं होता है एक्वस सॉल्यूशन में, इट डज नॉट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन. But you can notice here very well that the concentrations are different. In this case it is 2 molar and in this case it is 1 molar. So definitely 2 molar glucose solution will have more number of particles, more number of glucose particles in the aqueous solution, and the ये जो फ्रीजिंग पॉइंट के बाद आपको पूछा है व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट, आपको पता है कि डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट इट इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ. Solvent's freezing point is higher than the freezing point of the solution. So ये आपका solvent का freezing point है T naught F, solvent's freezing point, and this is solution's freezing point. So TF का expression क्या होगा, will be equal to T naught F minus delta TF. So lower the value of the depression in the freezing point, higher will be the freezing point. Lower the value of the depression in the freezing point, higher will be the freezing point of the solution. And greater the value of delta TF, that means depression in the freezing point, smaller will be the freezing point. तो आपको पूछा है lower freezing point किसका है. लोअर फ्रीजिंग पॉइंट डेफिनेटली 2 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन का होगा, बिकॉज 2 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड देन कंपेयर टू 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन, एंड दैट्स व्हाई इट विल प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन, एंड दैट्स व्हाई डेल्टा टीएफ वैल्यू भी इसके केस में ज्यादा है. तो ये ज्यादा वैल्यू अगर हम टी नॉट एफ से माइनस कर देंगे तो टी एफ वैल्यू विल बी स्मॉलर. दैट मीन्स दिस सोल्यूशन विल हैव ए लोअर फ्रीजिंग पॉइंट देन कंपेयर टू 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी have discussed some very short answer questions and one जो है we have solved the MCQ numerical based question. So I think, I hope you have understood, and that's all for today, and I will
bring some JEE and NEET questions in the next video. So by that time I will request you that you please subscribe this channel, like and share and subscribe this channel, and hope this video was useful for you. So thank you for watching this video.